हाय एवरीवन, वेलकम टू हिंदी एनसीईआरटी। आज हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया है, उसको आप देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम देख चुके हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर भी किसी ना किसी स्टोरी के साथ शुरू हुआ है। तो 3 चैप्टर में भी आरंभिक नगर को पढ़ने से पहले कुछ तथ्य देख लेते हैं। पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। जस्ट सेकंड वेट। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भुतुहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्शा नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। इन दोनों बच्चों के मन में जिज्ञासा उठ रही है कि ऐसे पुराने खंडहर को लोग संरक्षण देने की बात क्यों कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाईं। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पुराने पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? यस, जाहिर सी बात है। पुराने इमारतों को सुरक्षित रखना है क्योंकि हमारी ये धरोहर हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भवनों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। क्या कहा? नगर दुर्ग। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी थी। ईंटों
सॉरी ईंटें चाहिए था, इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनार इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानगार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यही विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। चलिए लोकेशन देख लेते हैं। ये है आपका मोहनजोदड़ो, ये कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा, सिंध, झेलम, चेनाब, रावी, लोथल आपका यहाँ है। यह है महान स्नानघर। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बाहर बह सके अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। इसके पहले वाला जो चैप्टर पढ़े हैं और इस चैप्टर में घरों का आप कंपैरिजन करेंगे, इसलिए पहले उसको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, तभी कंपैरिजन भी कर पाएंगे। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु
बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? ये देख लीजिए। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बनी नाली, ऊपर एक कुआं, बाईं ओर नीचे हड़प्पा की जो भी है उससे रिलेटेड बताया गया कि क्या क्या है। हड़प्पा की एक मुहर, इस मुहर के ऊपर एक चिन्ह खास लिपि में है। यहाँ देख लीजिए ये सब, ये देखिए ये कुछ लिपियाँ लिखी हुई। ये है कुछ खिलौने मिट्टी के। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में से मन के बाट और फलक हैं। ये देखिए कुछ पत्थर मिले हैं, ये कुछ गहने मिले हैं, कुछ रॉड मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठ 25 पर देखेंगे, मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। पेज नंबर 6 पर देखिए। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग हुआ था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? जाहिर सी बात हमने पिछले चैप्टर में देखा था, इसलिए कह रही हूँ कि पिछला चैप्टर देखना बहुत ज़रूरी है। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहन जोदड़ों से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलिया, सूत कताई का संभवतः सूत कताई का संकेत देती हैं। ये डायग्राम आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो चित्र है, ये मूर्ति, सॉरी ये मूर्ति है, कोई डायग्राम नहीं है, बाय मिस्टेक।
इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास परीक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मणिके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्रों को देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। इसी चित्र की बात हो रही है। और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फेंस के बारे में देख लेते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। पेन से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। कच्चे माल की खोज में देखते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। आयात मतलब मंगाना। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे।
ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। हड़प्पा में सॉरी गुजरात में हड़प्पा कालीन ओ गॉड गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसे छोटी वस्तुओं में पाए जाते थे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अथ बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। ये देख लीजिए, मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग समान रूप से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़खानी नहीं हुई थी। जैसा कि हम अभी मार्केट से कोई सामान खरीद कर लाते हैं डिब्बे का, अगर पैकेजिंग क्लोज्ड है तब तो कहते हैं कि सही है। अगर क्लोजिंग कहीं से टूटा है या पैकिंग कहीं से टूटा है तो कहते हैं कि ज़रूर ये ख़राब है या फिर किसी ने इसको
खोला है, इसके साथ छेड़खानी हो। तो वही बात पहले ज़माने में किया जाता था कि जो भी माल जाते थे उनमें मिट्टी का लेप लगाकर उस पर मोहर लगाते थे। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया था। लेखक मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का अवसर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण की इलाकों में नए और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। मतलब अभी कहने का तात्पर्य यह है कि हड़प्पा सभ्यता और बाकी जैसे जो भी इलाके नष्ट हुए हैं, अभी एग्जैक्ट किसी को पता नहीं, किसी को ज्ञात नहीं है। सब अपने अपने अनुमान लगाए जा रहे हैं। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है आप देख लीजिएगा, और बाकी जो ना समझ में आए कमेंट करिएगा। आज हमारा क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।